हेलो स्टूडेंट, मैं आयुष आनंद आपसे स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास बाय आयुष में। जो 6 to 8 वाला ये चैनल है। आज इस वीडियो में हम लोग लिविंग साइंस क्लास 8 का चैप्टर 5 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन आंसर इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है इस वीडियो में, जिसका टाइप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का टाइप 1 है, जिसको 1 या 2 सेंटेंस में आपको आंसर मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको मिलेगा क्या? तो सबसे पहले ये जो आपके सामने ये 7 क्वेश्चन दिख रहे हैं, है ना? ये 7 क्वेश्चन, अरे! मेरा हो गया? ये 7 क्वेश्चन जो दिख रहे हैं, सॉरी 8 क्वेश्चन जो दिख रहे हैं, उसके सभी आंसर मिलेंगे और ये साथ-साथ में उसका हिंदी में रहेगा। और मैं कैसे मतलब उसको ऐसे, इसमें तो छोटा-छोटा आंसर है, आप वैसे भी याद कर सकते हो, खुद से भी याद कर सकते हो। लेकिन आगे वाले वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा लॉन्ग आंसर, फिर उसका एकदम सटीक आंसर होगा, है ना? ऐसा नहीं कि कहीं पे वो आंसर गलत हो सकता है, बिल्कुल ही नहीं चांस है कि गलत होने का। और साथ ही साथ सटीक, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, वही जवाब देना है हमको, है ना? वो उसका आप हिंदी खुद से भी पढ़ सकते हो, मेरा आवाज़ नहीं भी सुन सकते हो, यहीं से आप मेरा आवाज़ कम कर दो, खुद से पढ़ो, पहले क्वेश्चन लिखो। अब जैसे मान लो आपके पास ये क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? व्हाट इज़ बायोडायवर्सिटी? व्हाट इज़ बायोडायवर्सिटी? तो जैव विविधता क्या है? समझ गए कि जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी का हिंदी क्या होता है? तो जैव विविधता। अब इसका आंसर जो आपको शो होगा, ये आंसर शो होगा कि द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ रीजन इज़ रेफर्ड टू एज़ बायोडायवर्सिटी। बोलता है कि मतलब ऑर्गेनिज्म का वैरायटी मतलब बहुत अलग-अलग प्रकार का जो ऑर्गेनिज्म होता है, एक ही रीजन में, कोई एक स्पेसिफिक एरिया में, उसको हम लोग बायोडायवर्सिटी कहते हैं, ठीक है? तो आप ये पूरे आंसर को पहले लिख लो, फिर मैं आपको ये बता दूँगा कि कहाँ से कहाँ तक याद करोगे, फिर इसके बारे में यहाँ पे जस्ट हिंदी भी नीचे लिखा हुआ है ना? तो किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। इसमें उस क्षेत्र को की वनस्पति और जीव-जंतु दोनों शामिल होते हैं। तो ये सब आप पहले ये सिर्फ़ इंग्लिश वाले आंसर अपने कॉपी में लिख लिया करो, ठीक है? उसके बाद मेरा बात सुनो। या फिर हो सकता है आपको ना जब लिख रहे हो तभी आपको क्वेश्चन आप इतने अच्छे से पढ़ लिए कि वो आपको याद हो जाए। एक बार में याद हो जाएगा, आपको टेंशन ही नहीं है इस बात का, ठीक है? तो चलिए समझाते हैं। तो व्हाट इज़ बायोडायवर्सिटी क्वेश्चन तो देख लिए, इसको याद करने के लिए द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ रीजन इज़ रेफर्ड टू एज़ बायोडायवर्सिटी। बोलता है क्या वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है, कहाँ पे? तो इन अ रीजन। तो द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ रीजन, उसी को हम क्या कहते हैं? बायोडायवर्सिटी कहते हैं। रेफर्ड टू एज़ बायोडायवर्सिटी, referred to as biodiversity. The variety of organisms in a region is referred to as biodiversity. याद हो गया? यहाँ तक याद करो, है ना? The variety of organism in a region is referred to as a biodiversity. अब इसमें होता क्या, कौन-कौन सा होता है? तो it includes both. इसमें दोनों आते हैं। कौन-कौन? तो फ्लोरा और फौना। अब फ्लोरा क्या होता है? तो प्लांट्स, अच्छा फ्लावर से याद रख सकते हो, फ्लावर से फ्लोरा याद रख सकते हो, फ्लावर प्लांट है, ठीक है? तो फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट रीजन, उस रीजन में ना किस-किस प्रकार का, है ना? किस-किस प्रकार का जीव है, जैसे में प्लांट पौधा भी अलग-अलग प्रकार के होते हैं। ऐसे थोड़ी होते हैं कि पहाड़ी इलाका में जो पेड़-पौधा पाया जाता है, वही पेड़-पौधा आपको कोस्टल इलाका में पाया जाएगा। आप नॉर्मल सा एग्ज़ाम्पल ले लो कि जो गेहूँ या फसल जो भी हम लोग अपने इलाके में उगाते हैं, जहाँ पे मतलब बिहार वाले रीजन में, तो क्या राजस्थान में डेज़र्ट वाले इलाके में उगा सकते हैं? नहीं उगा सकते। वहाँ पे देखो कैक्टस होता है ना? तो आप कहोगे सर कैक्टस तो मेरे घर पे भी है। अरे ठीक है, वहाँ जितना बड़ा-बड़ा कैक्टस होता है, वहाँ अपने इधर नहीं होता, है ना? तो अपने इधर तो वो तो शौक से कोई-कोई लगा लेता है। तो हम यही कह रहे हैं कि अब जैसे मान लो पोलर बियर कहाँ रहता है? तो नॉर्थ पोल पे रहता है। वो मतलब अर्थ के इस वाले रीजन में होता है, आर्कटिक रीजन में होता है, ठीक है? तो क्या वो इस रीजन में हो सकता है? नहीं हो सकता। तो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज़्म जो जिस एरिया में है, उसी को हम लोग बायोडायवर्सिटी कहते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोरा एंड फौना? तुम फ्लोरा और फौना से क्या समझते हो? सिंपल है। द प्लांट्स फाउंड इन अ रीजन आर कॉल्ड फ्लोरा। एक रीजन में प्लांट, एक क्षेत्र में पौधा जो पाया जाएगा उसको हम लोग फ्लोरा कहेंगे, एंड द एनिमल्स फाउंड इन दैट रीजन, उसी रीजन में जो एनिमल पाए जाएँगे अलग-अलग प्रकार के, उसको हम लोग फौना कहेंगे। तो आपको एक ट्रिक से बस फ्लावर से, FLOWER, फ्लावर से आपको फ्लोरा याद रखना है जो कि प्लांट है, बाकी फौना तो अपने आप याद हो जाएगा। तो कैसे याद करेंगे? द प्लांट्स फाउंड इन अ रीजन, द प्लांट्स फाउंड इन रीजन
बोलता है पौधा एक रीजन में जो पाते हैं उसको हम लोग फ्लोरा कहते हैं। द एनिमल फाउंड इन दैट रीजन, उसी रीजन में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उसको हम लोग फौना कहते हैं। बस बात खत्म। हिंदी में देख लो। किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को फ्लोरा तथा उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव-जंतुओं को फौना कहते हैं। ये दोनों मिलकर उस क्षेत्र की जैव विविधता बनाते हैं। ये नहीं याद करना है, बस सबको याद किया करना है, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन क्या है? वनों की कटाई, है ना? वनों की कटाई क्या है? अरे वनों की कटाई वनों को काटना ही है। इसमें तो सिंपल सा हो गया, है कि नहीं? तो वनों की कटाई क्या है? तो कटिंग डाउन फॉरेस्ट, जंगल को काट के, एंड यूजिंग द लैंड फॉर अदर पर्पस, और उसी जमीन को किसी और पर्पस के लिए, उसमें जंगल लगाने के लिए नहीं। देखो अभी हम लोग पढ़ेंगे एक कि हाँ, क्या ना कहते हैं उसको, आज आगे क्वेश्चन में है, आप ही लोग के बुक में ही क्वेश्चन है ऐसा कि उसमें जंगल काटते हैं, फिर उसी जगह पे पेड़ लगा देते हैं। उसको कुछ और कहते हैं, हार्वेस्टिंग फॉरेस्ट कहते हैं, वो छोड़ दो, अभी भूल जाओ। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिफॉरेस्टेशन आप 8th क्लास में आ गए, आप थोड़ा-सा उसको आगे बढ़ा सकते हो। ऐसे बोल सकते हैं कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। बट यहाँ पे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा है कि कटिंग डाउन फॉरेस्ट एंड यूजिंग द लैंड फॉर अदर पर्पस। कटिंग डाउन फॉरेस्ट एंड यूजिंग द लैंड फॉर अदर पर्पस इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। बात समझे? कि जंगल को तो काट ही रहे हैं। जंगल को काट के उस ज़मीन को किसी और पर्पज़ जैसे खेती के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, रोड बनाने के लिए, कुछ डेवलपमेंट के लिए हम अगर यूज़ कर लेते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। हिंदी में पढ़ लो। वनों की कटाई करके भूमि का अन्य कार्यों के लिए उपयोग करना वनों की कटाई कहलाता है। वनों की कटाई करके भूमि का अन्य कार्यों के लिए उपयोग करना वनों की कटाई कहलाता है। ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? व्हाई डू सम एनिमल्स बिकम एंडेंजर्ड? बोलता है कुछ जानवर लुप्तप्राय क्यों हो जाते हैं? मतलब एंडेंजर्ड मतलब वो खत्म हो जाते हैं, संकटग्रस्त मतलब नहीं दिखने लगते हैं, दिखते भी तो बहुत कम दिखते हैं। जैसे पहले हम जब छोटे थे तो गौरैया जो है हम लोग के घर में बहुत सारा आती थी, अभी दिखती ही नहीं है। एक-आध गौरैया कहीं-कहीं दिख जाती थी। पहले जहाँ हम लोग के आँगन में कुछ भी अनाज हो या फिर कीड़ा-मकोड़ा हो, सारा गौरैया चुन लेता था, अब लेकिन है ही नहीं। क्यों नहीं? तो इसका कुछ रीज़न है। तो उसी तरह बहुत सारे जानवर भी जो हैं, बहुत सारे व्हाई डू सम एनिमल्स बिकम एंडेंजर्ड क्यों विलुप्त हो जाते हैं? इसका वजह क्या है? तो सम एनिमल्स बिकम एंडेंजर्ड, कुछ जानवर जो हैं, वो विलुप्त हो जा रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? लुप्त हो गए हैं, क्यों? क्योंकि मेनली ड्यू टू डिस्ट्रक्शंस ऑफ देयर फॉरेस्ट। ड्यू टू डिस्ट्रक्शंस ऑफ देयर फॉरेस्ट, जो कि उसका हैबिटेट लॉस, मतलब हैबिटेट लॉस मतलब वो जहाँ, अच्छा हैबिटेट क्या होता है? एक एरिया जहाँ पे एक कोई भी जीव वहाँ पे ग्रो करे, फिर मे बी मतलब अपना स्पीशीज़ को बढ़ाए, उसी को तो हैबिटेट कहते हैं ना। एक ऐसा एरिया जहाँ पे जानवर लिव एंड ग्रो कर सके, है ना? जीवित रह सके और बढ़ सके, उसी को हम लोग हैबिटेट कहते हैं। अब उसके हैबिटेट को ही काट देंगे, डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर फॉरेस्ट, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है वो जानवर रहेगा कहाँ? जब उसका घर ही उजाड़ देंगे तो वो मर जाएगा। तो पहला रीज़न तो ये हो गया ड्यू टू डिस्ट्रक्शंस ऑफ देयर फॉरेस्ट। देखो, यहाँ से याद करेंगे, सम एनिमल्स बिकम एंडेंजर्ड, सम एनिमल्स बिकम एंडेंजर्ड, यहाँ पे क्वेश्चन में है, यहाँ तक। अब रीज़न मेनली ड्यू टू, किस कारण से? मेनली ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर फॉरेस्ट, हंटिंग एंड चेंजेस इन एनवायरनमेंट। पहला कि उसका जंगल काट दे रहे हैं, दूसरा हंटिंग, अच्छा हंटिंग मतलब शिकार करना, पोचिंग मतलब अवैध शिकार करना, मतलब बहुत सारा तो जान के शिकार किया जाता है, मतलब किसी चीज़ को मारना भी तो शिकार ही करना होता है ना? जैसे लेकिन कुछ जानवर को फालतू में ऐसे शौक से मारते हैं, तो उसको पोचिंग कहते हैं, अवैध शिकार है, ठीक है? तो एक तो उसको मार-मार इतना मारे हैं कि जैसे शेर का, मतलब शेर हो या बाघ हो, उसका शिकार करके हम बाहुबली कहलाते हैं। अरे! बाहुबली कहलाते हो, सामने से जाके लो तो देखो किसमें कितना दम है ना? जैसे संभाजी महाराज महाराज किए थे। तब माने कि ठीक है, तुम बहुत बलवान हो। अब तुम गोली से लेके बैठे और दूर से ही मार रहे हो, उसमें बलवान कहला रहे हो, तो तुम गधे हो तुम, है ना? तो छोड़ ही दो। तो हम बस यही कह रहे थे कि कोई भी जानवर लुप्त इसलिए हो रहा है, पहला कारण तो उसका जंगल का उसका घर ही उजाड़ दे रहे हैं, डिस्ट्रक्शंस ऑफ देयर फॉरेस्ट। दूसरा, उस पे हंटिंग कर रहे, शिकार कर ले रहे। तीसरा, चेंजेस इन एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट में बदलाव होने के कारण से ही बहुत सारे जानवर विलुप्त हो गए हैं। जैसे बताया जाता था ना कि पहले यहाँ पे डायनासोर होता था। क्यों नहीं है? तो हमारे एनवायरनमेंट में बदलाव हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, किसी कारण से यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आगे चलें? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है,
व्हाट इज अ बायोस्फीयर रिजर्व? बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? तो बायोस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं। तो अ बायोस्फीयर रिजर्व इज अ लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया, यहीं तक आपको याद भी करना है। ए बायोस्फीयर रिजर्व इज अ लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया, किसके लिए? तो फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए। अब बायोडायवर्सिटी मत पूछना कि क्या होता है। तो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दैट एरिया या फिर लिविंग इन अ रीजन, ठीक है? तो बहुत तरह का अब बहुत सारा तरह का ऑर्गेनिज्म बोले तो उसमें फ्लोरा को भी ले लेना और फौना को ले लेना। क्या है कि बहुत सारे पेड़-पौधे भी जो पहले दिखा करते थे, अब नहीं दिखते हैं, ठीक है? तो किस लिए बायोस्फीयर बनाया जाता है? बायोस्फीयर रिजर्व इज़ अ लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया, वो प्रोटेक्टेड एरिया होता है, उसमें कोई मतलब कटाई नहीं कर सकता है, कोई शिकार नहीं कर सकता है या फिर मतलब कुछ उसमें रूल है। उस रूल के हिसाब से उस एरिया में आप जा सकते हैं, नहीं तो वरना आप पे केस हो जाएगा, ठीक है? तो बायोस्फीयर रिजर्व इज़ अ लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया फॉर कंजर्विंग बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए। कंजर्विंग मतलब तो बचाना ही होता है ना? देखो इधर हिंदी में लिखा होगा। बायोस्फीयर रिजर्व एक बड़ा सुरक्षित क्षेत्र होता है, जहाँ जैव विविधता और वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन को रक्षा करता है। कंजर्विंग मतलब रक्षा करना, ठीक है? कंजर्विंग बायोडायवर्सिटी एंड द लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग देयर, और साथ में वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, जो ट्राइबल्स रह रहे हैं, उनको भी सुरक्षा देता है। उसको हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। तो सिंपल सा अगर मतलब समझो कि एक एरिया है, इसमें जंगल है, ठीक है? बहुत सारे जंगल मतलब घना जंगल टाइप में है। इसमें बहुत सारे प्रकार के जानवर रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं और बहुत तरह का ये यहाँ पे प्लांट्स है और साथ ही साथ में यहाँ पे एक ऐसा लोग भी हैं, कुछ यहाँ पे पीपल्स भी रहते हैं जो कि इससे बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। इसी के जैसा उसको बाहरी बिजली, मोबाइल ये सब का टीवी सबका ज़रूरी नहीं है। वो अपना इसी जंगल में रहते हैं, यही जंगल उनका घर है, इसी से उनको खाना मिलेगा, इसी से उनको बाकी जितना भी ज़रूरतमंद सामान है, वो सब यहीं पे मिलेगा। तो इस एरिया को कोई डिस्टर्ब ना करे, बाहर का लोग आके, उसके लिए हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं, तो इसको कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। समझ में आ गया? तो एक बायोस्फीयर रिजर्व एक बड़ा सुरक्षित क्षेत्र होता है। सुरक्षित क्षेत्र होता है, प्रोटेक्टेड एरिया। याद हो जाएगा? तो ऐसे याद कर सकते हैं, ए बायोस्फीयर रिजर्व इज़ अ लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया फॉर कंजर्विंग बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी को रक्षा करने के लिए एंड द लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग देयर, और वहाँ के लोगों एंड द लाइफ ऑफ द पीपल, वहाँ के लोग, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, उनके जीवन की सुरक्षा के लिए, है ना? उनके जीवन जीवन का रक्षा करते हैं। तो वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन की रक्षा की जाती है, ठीक है? बायोस्फीयर रिजर्व में। हमको नहीं लगता है इतना समझाने के बाद कोई दिक्कत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? व्हाट आर एंडेमिक स्पीशीज़? स्थानिक प्रजातियाँ क्या होती है? एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होते हैं? तो एक ऐसा स्पीशीज़ जो किसी एक पार्टिकुलर एरिया में पाया जाता है। एंडेमिक स्पीशीज़ आर plants and animals that are found only in a particular area and ये nowhere अलग-अलग है। nowhere ऐसे nowhere else, और कहीं तो नहीं पाया जाता है, और कहीं भी नहीं पाया जाता है। तो एंडेमिक स्पीशीज आर प्लांट्स एंड एनिमल, ऐसे याद कर सकते हैं। एंडेमिक स्पीशीज आर प्लांट्स एंड एनिमल्स, plants and animals that are found only in a particular area, that are found in only in a particular area, that are found only in a particular area and nowhere else, और कहीं नहीं, और कहीं नहीं। उसी को हम लोग एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं, प्रजातियां कहते हैं। स्थानिक प्रजातियां वे पौधे और जानवर होते हैं जो केवल किसी एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं और कहीं और प्राकृतिक रूप से नहीं मिलते। अब कोई उठा के लेके चले जाए, जैसे साइबेरियन कुत्ता है, वो यहाँ पे भी देखने को आपको मिल जाएगा अपने इलाके में भी। बट वो है कहाँ का? तो वो तो रसिया में पाया जाता है, जहाँ ज़्यादा ठंडा पाया जाता है, वहाँ पे साइबेरियन कुत्ता होता है, लेकिन उसको उठा के इधर भी ले आते हैं। तो प्राकृतिक रूप से और कहीं नहीं पाए जाते, जहाँ पे वो हैं, वहीं पे पाए जाते हैं, ठीक है? उसी को हम लोग एंडेमिक स्पीशीज़ कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाई डिड आईयूसीएन प्रिपेयर द रेड डाटा बुक? आईयूसीएन जो है, वो रेड डाटा बुक क्यों बनाई? तो आईयूसीएन प्रिपेयर्ड द रेड डाटा बुक, ये तो क्वेश्चन सही है। आईयूसीएन प्रिपेयर्ड द रेड डाटा बुक, क्यों? तो टू गिव इंफॉर्मेशन, इसके बारे में, तो अबाउट एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड टू प्रमोट देयर कंजर्वेशन। तो आईयूसीएन जो है एक आईयूसीएन एक संगठन है, वो संगठन मिलके एक रेड डाटा बुक को
बनाती है, प्रिपेयर करती है, उसमें इन्फॉर्मेशन देती है, टू गिव इन्फॉर्मेशन किसके बारे में? तो अबाउट एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो विलुप्त होने वाला जानवर है, उसके बारे में और साथ में प्रमोट करती है कंजर्वेशन को, किस तरह से उसका रक्षा किया जा सके। तो ऐसे याद कर सकते हैं, आयुष्मान प्रिपेयर्ड द रेड डाटा बुक टू गिव इन्फॉर्मेशन किसके बारे में? अबाउट एंडेंजर्ड स्पीशीज़ एंड टू प्रमोट देयर कंजर्वेशन यहाँ तक में याद हो जाएगा, यहाँ तक ऐसे-ऐसे करके याद करो, ठीक है? नेक्स्ट अच्छा, आईयूसीएन ने रेड डाटा बुक इसलिए बनाई ताकि लुप्तप्राय प्रजातियों की जानकारी दी जा सके और उनके संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। किस तरह से? आप ज़ाहिर-सी बात है बोलेंगे कि भाई दुनिया में सब हाथी मरने वाला है, मतलब कोई हाथी नहीं बचेगा, है ना? जिस तरह से हम लोग चलते जा रहे हैं, एक दिन में 0 हाथी बचेगा। तो हम लोग फिर हाथी के लिए कुछ सोचेंगे, भाई फिर मेरे बाल-बच्चे कैसे देखेंगे कि हाथी कैसा हुआ करता था? फिर हम लोग बस बताएँगे कि एक हाथी होता था, जैसे डायनासोर के बारे में सिर्फ़ मूवी में देखते हैं, उसी तरह हाथी के बारे में भी बताएँगे। तो ज़ाहिर-सी बात है, एक स्टेप लिया गया जिसमें रेड डाटा बुक करके है, उसमें से इस ऐसे जानवर के बारे में बताते हैं जो विलुप्त हो रहे हैं, ताकि उसका सुरक्षा या संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके, सरकार उस पे कुछ काम करे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इंटू व्हाट कैटेगरीज़ आर द स्पीशीज़ लिस्टेड इन द रेड लिस्ट एंड रेड डाटा बुक क्लासिफाइड? रेड लिस्ट और रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजातियों किन श्रेणियों में बाँटी जाती है? किन श्रेणियों में बाँटी जाती है? तो द स्पीशीज़ इन द रेड लिस्ट देखो एंड रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक हो या रेड लिस्ट हो, ठीक है? इसमें किस तरह का प्रजातियों को मतलब क्या कहते हैं उसको कैटेगराइज़ किया जाता है। तो इसमें किया जाता है क्लासिफाइड एज़ एक्सटिंक्ट जो विलुप्त हो गया, क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो एकदम लगता है कि अब एकदम संकट में है, अब तो खत्म हो ही जाएगा कुछ दिन में। एंडेंजर्ड जो अभी है, 1-200 या 5,000 10,000 जानवर है, लेकिन वो भी अब खत्म हो रहा है धीरे-धीरे, जो पहले लाखों के नंबर में थे, अब वो कम हो रहा है। एंड वल्नरेबल जिसको सुरक्षित नहीं है, ठीक है? ऐसे हिंदी में देखो समझ में आ जाएगा। जैसे हम बता सकते हैं एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त होने वाला जानवर, क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब गंभीर संकटग्रस्त और वो खत्म होने वाला है, एंडेंजर्ड जो संकट में है और वल्नरेबल जो असुरक्षित है, जिसको कोई मार दे रहा है या फिर कोई भी शिकार कर ले रहा है। वैसे जानवर को रेड लिस्ट में रखा गया, तो रेड लिस्ट में कैटेगराइज़ किया गया। तो बताओ विलुप्त हुआ जानवर कितना है? फिर क्रिटिकली एंजेंडर्ड जानवर कितना है? एंडेंजर्ड जानवर कितना है? वल्नरेबल जानवर कितना है? तो ऐसे 4 ग्रुप में रेड लिस्ट में लिखा गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऐसे याद करेंगे द स्पीशीज़ इन द रेड लिस्ट एंड रेड डाटा बुक्स आर क्लासिफाइड ये आपको यहीं से मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। द स्पीशीज़ लिस्टेड इन द रेड लिस्ट एंड रेड डाटा बुक क्लासिफाइड, क्लासिफाइड तक मिल गया, आर क्लासिफाइड कैसा? तो एज़ एक्सटिंक्ट, क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल। ठीक है? याद हो गया? 4 पॉइंट तो एक्सटिंक्ट आँख बंद कर लो, एक्सटिंक्ट, क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल। याद हो गया? आगे बढ़ते हैं। बढ़िया। हाँ, तो ये वीडियो यहीं तक खत्म होता है। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो और आपके जिस दोस्त को भी क्वेश्चन आंसर ज़रूरी है, आप भी उसको वीडियो भेज सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, है ना? ताकि और ऐसे वीडियो तो तुमको मिल ही जाएँगे पूरे क्लास 8 के, जितने भी हैं सभी मिलेंगे, है ना? और कम ही समय मिलेंगे, ऐसे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एकदम आपके पास सारा क्वेश्चन आंसर एकदम अच्छे से रहेगा और साथ में क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर क्या कह रहा है, वो भी आपको अच्छे से समझ में मिलेगा, ठीक है? तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय-बाय।